हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूएस स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग क्या है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। जब भी इंडियन इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक्स की बात सुनते हैं तब एक ही सवाल दिमाग में आता है कि टैक्स का क्या। लोग कंपनीज के ग्रोथ और रिटर्न्स को तो समझ लेते हैं, बट जब भी बात आती है टैक्स की तो ये इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि लोग वहीं पर ही गिव अप कर देते हैं। किसी को लगता है कि डबल टैक्स लगेगा, किसी को लगता है कि रिटर्न्स खा जाएंगे, और किसी को लगता है कि कॉम्प्लाइंस इतना कॉम्प्लेक्स होगा कि सीए के बिना काम ही नहीं चलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो टैक्स एक्चुअली कैसे लगता है, कितना लगता है, कब लगता है, और ये इंडियन स्टॉक से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना इलीगल या ग्रे एरिया तो नहीं है। तो आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, जिसे एलआरएस कहते हैं, जिसके अंडर में हर इंडियन रेजिडेंट लीगली फॉरेन एसेट में इन्वेस्ट कर सकता है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आप हर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख डॉलर्स तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए रिमिट कर सकते हो। अगर इंडियन रुपीज में देखा जाए तो ये अमाउंट रफली 2 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए के आसपास होता है। मतलब लीगली, टैक्स और कंप्लाइंस एंगल से यूएस इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलाउड और रेगुलेटेड है। अब कंफ्यूजिंग यहां से शुरू होती है कि भाई टैक्स स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यूएस स्टॉक्स के टैक्स को समझने के लिए हमें इसे अलग अलग 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट है कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा पार्ट है डिविडेंड टैक्स, तीसरा पार्ट है कंप्लाइंस और रिपोर्टिंग। सबसे पहले कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब आप यूएस स्टॉक्स खरीदते हो, उसके बाद बेचते हो, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं। इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से देखें तो फॉरेन इक्विटीज के लिए होल्डिंग पीरियड का रूल थोड़ा अलग है कंपेयर टू इंडियन स्टॉक्स। अगर आप यूएस स्टॉक्स को 24 महीने से कम के लिए होल्ड करते हो और फिर सेल कर देते हो तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। और अगर आप यूएस स्टॉक्स को 24 महीने या उससे ज़्यादा के लिए होल्ड करते हो फिर सेल करते हो तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएस स्टॉक्स पर कोई फ्लैट स्पेशल टैक्स नहीं होता है जैसे इंडियन इक्विटीज में होता है। इंडियन स्टॉक्स में भी एसटीसीजी 20% और एलटीसीजी 12.5% का फिक्स रेट होता है। लेकिन यूएस स्टॉक्स के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर ही यूएस स्टॉक सेल करते हो तो जो गेन होता है वो आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है और आपके इनकम स्लैब के हिसाब से आप पर टैक्स लगता है। तो अब इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाते हैं। मान लो आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है 8 लाख रुपए और आप 30% टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हैं। अब आपने यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो ये 1 लाख रुपए आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। उस पर आपको 20% के आसपास टैक्स देना पड़ेगा प्लस सेस। और अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर हो, मतलब 30% वाले ब्रैकेट के अंदर, तो कैपिटल गेन्स पर भी आपको 30% प्लस सेस लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज लोगों को थोड़ा अनफेयर लगती है। वो कहते हैं कि इंडियन स्टॉक्स के अंदर तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिर्फ 12.5% ही लगता है और यहाँ स्लैब रेट क्यों। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पिक्चर का दूसरा साइड भी समझना जरूरी है। यूएस स्टॉक्स के रिटर्न जनरली इंडियन लार्ज कैप से भी काफी ज्यादा होते हैं। उसके ऊपर करेंसी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी अलग से मिलता है। और जब आप इफेक्टिव रिटर्न्स को देखते हो तो स्लैब बेस्ड टैक्सेशन के बाद भी नेट रिटर्न्स कॉम्पिटिटिव और कई केसेस में सुपीरियर भी होते हैं। और अब आते हैं डिविडेंड टैक्सेशन पर, जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक है। तो जब आप यूएस स्टॉक्स होल्ड करते हो और कंपनी डिविडेंड भी देती है तो यूएस गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली 25% विद होल्डिंग टैक्स काट लेती है। मतलब अगर आपको $100 का डिविडेंड क्रेडिट होना था तो $25 कट के आपको $75 ही क्रेडिट होंगे। और यहीं पर लोग पैनिक कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब इंडिया में दोबारा टैक्स लगेगा और टोटल टैक्स 50% के आसपास चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया यूएस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया और यूएसए के बीच में DTAA का एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि सेम इनकम पर आपको 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो 25% टैक्स यूएस के अंदर आपके डिडक्ट हो चुका है उसको आप इंडिया के अंदर भी क्लेम कर सकते हो। अब इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। मान लो आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हो, आपके 30% टैक्स लगता है। आपको यूएस स्टॉक से डिविडेंड मिला $100 का, उसने 25% काट लिया यानी $25। अब इंडिया में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी इस डिविडेंड पर 30% पड़ती है यानी $30। लेकिन क्योंकि $25 ऑलरेडी यूएस के अंदर डिडक्ट हो चुके हैं तो आपको रिमेनिंग सिर्फ $5 का ही टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। इस प्रोसेस को फॉरेन टैक्स क्रेडिट कहते हैं। और अगर मान लो आप लोअर टैक्स स्लैब के अंदर हो, मतलब 20% के टैक्स स्लैब के अंदर, तो टेक्निकली आपकी इंडिया में टैक्स लायबिलिटी 20% मतलब $20 ही बनती है।
लेकिन यूएस ऑलरेडी $25 काट चुका है। इस केस में आपको इंडिया में कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो ऑलरेडी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड इनकम है इस पर डबल टैक्सेशन का जो फियर है वो सिर्फ मिथ है। एक्चुअली में DTAA के थ्रू आपका टैक्स बर्डन फेयरली बैलेंस्ड होता है। तो ये हो गई डिविडेंड की बात। अब बात करें कंप्लाइंस और रिपोर्टिंग की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजाइटी होती है। तो जब आप यूएस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। ये डिक्लेरेशन शेड्यूल FA के अंदर आती है। इसके अंदर सिर्फ आपको इतनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है कि आपके पास कौन कौन से यूएस स्टॉक्स हैं, या मतलब फॉरेन स्टॉक्स हैं, किस कंट्री में है, या ईयर एंडिंग पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइलिंग नहीं होती है। आज के टाइम में ऑलमोस्ट सारे टैक्स फाइलिंग सॉफ्टवेयर और CAs का प्रोसेस काफ़ी फेमिलियर है। और प्लेटफॉर्म जैसे IND मनी, चलो पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले IND मनी ऐप डाउनलोड करो। ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। फिर अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करो। उसके बाद KYC कंप्लीट करो। आधार, पैन और एक सेल्फी अपलोड करनी होती है। वेरिफिकेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाता है। अब US स्टॉक सेक्शन पर जाओ और अपना फेवरेट स्टॉक सर्च करो, अमाउंट इंटर करो और ऐप खुद ही दिखा देगा कि उस अमाउंट में आपको स्टॉक के कितने फ्रैक्शनल यूनिट्स मिलेंगे। बस कंफर्म करो और बाय कर लो। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल और सीमलेस है। आपको ईयर एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी देते हैं, इसमें कैपिटल गेन, डिविडेंड्स और फॉरेन कन्वर्जन, ये सारी डिटेल्स क्लियरली मेंशन्ड होती है। एक और कॉमन सवाल होता है TCS का। जब आप LRS के अंडर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक साल में 10 लाख से ज्यादा रिमिट करते हो तो बैंक 20% TCS डिडक्ट करता है। यहाँ पर भी लोग घबरा जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि TCS कोई टैक्स नहीं होता है, ये सिर्फ एडवांस कलेक्शन होता है। मतलब जो TCS डिडक्ट होता है वो आप अपने फाइनल इनकम टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कम है तो आपको TCS का रिफंड मिल जाएगा। इसीलिए TCS को एक्स्ट्रा कॉस्ट समझना गलत है। ये सिर्फ कैश फ्लो का टेम्पररी इश्यू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या टैक्स एंगल की वजह से US इन्वेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए? तो अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो, फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग करनी है, टैक्स और करेंसी चार्जेस थोड़े पेनफुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो, 10-20 साल का हॉरिजन रखते हो, तो टैक्स स्ट्रक्चर आपके रिटर्न्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंपाउंडिंग, और US मार्केट के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास बिजनेस मिलते हैं जो डेकेड्स तक कंपाउंड करते रहे हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अमेजॉन, इन जैसी कंपनी सिर्फ एक साइकिल स्टोरी नहीं है, ये मल्टी डेकेड्स वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। और जब आप इस कंपाउंडिंग के ऊपर करेंसी डेप्रिसिएशन का नेचुरल टेलविंड ऐड कर देते हो तो इफेक्टिव पोस्ट टैक्स रिटर्न काफी अट्रैक्टिव हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके देखते हैं। इंडियन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का पोस्ट टैक्स CAGR पिछले 10-15 सालों में लगभग 10 से 11% के आसपास रहता है, और US टैक्स फोकस्ड पोर्टफोलियो का पोस्ट टैक्स इफेक्टिव CAGR करेंसी बेनिफिट के बाद 14 से 16% रेंज में इजीली आ जाता है, इवन स्लैब टैक्सेशन के बाद। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स सिर्फ टैक्स को देकर डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि पोस्ट टैक्स रिटर्न्स और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को देखकर डिसीजन लेते हैं। टैक्स एक कॉस्ट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस करना उससे भी बड़ा कॉस्ट है। अगर आप सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रह जाते हो तो आप वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को मिस कर देते हो। और जब AI, क्लाउड, सेमीकंडक्टर्स और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का फ्यूचर US कंपनीज लीड कर रही हैं, तो उससे कंप्लीटली दूर रहना लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है। इसीलिए कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है, US स्टॉक्स में टैक्स है, लेकिन वो अनक्लियर, इलीगल और अनफेयर नहीं है। रूल्स डिफाइंड है, DTAA का प्रोटेक्शन है, रिपोर्टिंग मैनेजेबल है, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स टैक्स के बाद भी मीनिंगफुल होते हैं। और अगर आप टैक्स का डर छोड़कर प्रोसेस समझ लेते हो तो US इन्वेस्टिंग इतना ही सिंपल हो सकता है जितना इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर SIP। तो अगर आज स्टार्ट करोगे छोटे अमाउंट से भी तो लर्निंग भी होगी और कंपाउंडिंग भी, और 20 साल बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो देखोगे तब टैक्स का फियर नहीं बल्कि डिसीजन लेने का सेटिस्फैक्शन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये ब्रेक डाउन करूंगा कि कौन से US ETF टैक्स और डाइवर्सिफिकेशन एंगल से एफिशिएंट होते हैं इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए, और कैसे आप इंडिया US दोनों को बैलेंस करके एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पोर्टफोलियो बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, और भी US स्टॉक्स को लेकर आपको नए नए वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और भी कोई क्वेरी हो, आपको ये वीडियो ऐसा लगा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको कोई और जानना हो US स्टॉक्स के बारे में तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।